हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में, तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देर के हुए। और पहला क्वेश्चन लेते हैं। संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 के बीच में देश में कितनी महिलाएं और लड़कियां लापता हो गई? आंसर होगा 13,13,000। 13.13 लाख लड़कियां और महिलाएं। और ये रिपोर्ट संसद में पेश की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। 3 साल का आंकड़ा 2019 से 2021 के बीच में जो लड़कियां महिलाएं लापता हुई हैं, और ये बहुत बड़ी संख्या है। और ये जो डेटा है वो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उससे लिया गया है और तब सरकार ने ये पेश किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, 3 सालों में 18 से अधिक साल की उम्र की 10,61,000 महिलाएं लापता हो गई हैं। और उससे कम उम्र की यानी लड़कियों की बात करेंगे तो 2.5 लाख लड़कियां लापता हो गई हैं 3 साल में। ओके, अब इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में वर्ष 2019 से 21 के बीच में सबसे ज़्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हो गई? टॉप पर कौन सा राज्य है जहां की लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं? आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 2019 से 2021 के बीच का ये जो आंकड़ा है ये, उसके बाद का अभी आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, तो इसलिए यही इतने ही वक्त का आंकड़ा आप देख रहे हैं। तो ओवर 13 लाख मतलब 13,13,000 लड़कियां और महिलाएं मिसिंग हैं देश में 3 सालों के बीच में। और लगभग 2 लाख जो है ना केवल और केवल मध्य प्रदेश से हैं। तो अजय कुमार मिश्रा जो राज्य मंत्री हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय में, तो उन्होंने ये राज्यसभा में पेश की है रिपोर्ट, और उसी के आधार पर ये आंखें खोलने वाली ये मतलब डेटा जो है ना वो सामने आया है। तो अब देखते हैं कि जो टॉप राज्य हैं जहाँ से लड़कियाँ और महिलाएँ गायब हैं, मिसिंग हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो एक बार डेटा देखते हैं। तो नंबर 1 मध्य प्रदेश, और लगभग टोटल जो है ना वो 2 लाख है। तो उसमें से 1,60,000 तो महिलाएं हैं और 38,234 लड़कियां हैं जो कि मिसिंग हैं। ठीक है, और अवधि ये देख रहे हैं टाइम। सेकेंड स्थान पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, सेकेंड स्थान पर पश्चिम बंगाल, 1,56,000 महिलाएं और 36,606 लड़कियां हैं। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, वहाँ पर 1,78,000 महिलाएं हैं, 1.78 लाख, और 13,000 लड़कियां हैं जो गायब हुई हैं, मिसिंग हैं। फिर स्थान आता है उड़ीसा का, 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ उसके बाद स्थान टॉप 5 दिखा रहा हूँ मैं, 49,116 महिलाएं और 10,817 लड़कियां हैं। इनका पता ही नहीं है कि कहाँ पर हैं ये। अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे कि कहाँ सबसे ज़्यादा हैं, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां गायब हुई हैं, मिसिंग हुई हैं। 61,054 महिलाएं हैं और 22,919 लड़कियां हैं। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर का स्थान है केंद्र शासित प्रदेश में, 8,617 महिलाएं और 1,148 लड़कियां गर्ल्स हैं। तो इतनी बड़ी संख्या है जो कि गायब होने का मामला आप देख रहे हैं इस देश से। मतलब हैं तो देश में ही शायद, लेकिन अब ये कहाँ है इसको पुलिस नहीं ढूंढ पाई है, कुछ पता नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में। ठीक है, तो संसद में ये रिपोर्ट पेश की गई है और उसके बाद ये हम लोग को पता चल रहा है। वैसे NCRB का जो डेटा है ना वो उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ईयरली डेटा होता है, तो 2021 तक का डेटा है, तो वहाँ भी आप अगर चाहें तो देख सकते हैं अलग अलग क्राइम से रिलेटेड जो भी डेटा है वो। ठीक है, तो ये सब आंकड़े हैं चौंकाने वाले, और सरकार ने इस रिपोर्ट को पेश करते हुए ये भी कहा कि महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत सारी पहल भी की, इनिशिएटिव उठाया है सरकार ने, जिसे टेक्नोलॉजी की मदद से स्मार्ट पुलिसिंग सुरक्षा प्रबंध के लिए 8 शहरों का चयन किया गया स्मार्ट पुलिसिंग के लिए, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई, ये सब सुरक्षित शहर परियोजनाओं में ये सब शहर शामिल हैं। 8 शहर हैं।
ठीक है। सुरक्षित शहर परियोजना किन किन शहरों में? अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई। और गृह मंत्रालय ने नागरिकों के लिए अश्लील सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए एक साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया गया था 2018 में, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। और केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि कानून प्रवर्तन जो एजेंसियां हैं उसके द्वारा देश भर में यौन अपराधों की जांच और ट्रैकिंग की सुविधा के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस भी तैयार किया हुआ है। और अधिनियम में ख़ास तौर पर यह भी प्रावधान है कानून में कि बलात्कार के मामले में 2 महीने में जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने और 2 महीने में सुनवाई पूरी करने का भी मामला है, आदेश है, नियम बनाया हुआ है। ठीक है, तो इतनी सारी है लड़के गायब। और इसमें यह भी है कि कहीं इसकी तस्करी तो नहीं हुई है, यौन शोषण तो नहीं हो रहा है, इन सब का ये भी आशंका बनी हुई है। तो एक बहुत बड़ा मामला है। और महिलाओं को लेकर अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आए, महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के उत्पीड़न, तो उसमें ये सब जो डेटा है जो मैंने बताया है वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासतौर पर जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी एग्जामिनेशन में भी, एसएससी में भी ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो टॉप जो 5 राज्य हैं, स्टेट हैं, अगर वहाँ के हैं आप तो उन सब का डेटा आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ ना उन सब का PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक मेंबरशिप प्लान भी है, बहुत मामूली सी रकम है, 1 साल का, और इसके ज़रिए आपको अगले 1 साल तक यानी 365 दिन तक जो भी अपडेट आता है करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वो सब आप डाउनलोड कर पाएंगे ऐप के थ्रू, सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उसके थ्रू। और ढेर सारी टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आप देखना जरूर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ये मेंबरशिप प्लान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सियाड, जैसे ओलंपियाड होता है ना वैसे ही यहाँ पर यूनिवर्सियाड है, ठीक है। तो 2023 खेलों के लिए चीन द्वारा नत्थी वीज़ा यानी स्टेपल्ड वीज़ा जारी करने पर भारत ने किस खेल की पूरी टीम को वहाँ जाने से रोक दिया, विरोध करते हुए इंडिया ने? आंसर होगा वुशु खिलाड़ी। वुशु टीम जो थी वुशु खेल की, तो उसको इंडिया ने जाने से रोक दिया क्योंकि चीन ने स्टेपल वीज़ा जारी किया था कुछ खिलाड़ियों के लिए। तो उससे संबंधित ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप, और फिर डिटेल बताते हैं क्या होता है ये स्टेपल वीज़ा। दरअसल चीन के चेंगजू एक जगह है चीन में, वहाँ पर 28 जुलाई से वर्ल्ड यूनिवर्सिटियाड गेम्स शुरू हुआ है, जिसमें दुनिया भर से यूनिवर्सिटी के जो खिलाड़ी हैं वो सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें वुशु टूर्नामेंट के लिए 12 खिलाड़ियों की टीम को इंडिया से जाना था, ठीक है। तो 8 खिलाड़ियों के अलावा 1 कोच और 3 स्टाफ इसमें शामिल थे। तो उस टीम में अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी भी थे। तो सभी खिलाड़ियों ने आवेदन किया था वीज़ा के लिए चीन के दूतावास में, तो सभी को तो मिल गया, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी थे उनको कहा गया कि आप फिर से आवेदन करें। उसके बाद नत्थी वीज़ा दिया गया उसे, उन तीनों खिलाड़ियों को, यानी स्टेपल्ड वीज़ा दिया गया, और फिर वो जो पासपोर्ट था वो वापस कर दिया गया। तो उसके बाद जब ये खबर सरकार को पता चली तो उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर ही पूरी टीम को रोक दिया गया, और बाकी जो दूसरे खेलों के खिलाड़ी थे वो सब वहाँ चीन की ओर गए, ठीक है। तो नत्थी वीज़ा क्या होता है? तो सबसे पहले तो वीज़ा क्या होता है वो समझ लीजिए कि अगर किसी दूसरे देश में यात्रा करना है तो उस देश से परमिशन लेनी होती है कि हम वहाँ जाएं, मतलब आपके यहाँ आए या नहीं। तो जो परमिशन होता है ना वो कहते हैं वीज़ा, ठीक है। और पासपोर्ट पर वीज़ा का मुहर लगता है, और फिर दूसरे देश में जब आप इंटर करते हैं तो उसको चेक किया जाता है, फिर वैलिड किया जाता है कि वीज़ा सचमुच में जारी किया गया है। जैसे दूसरे देश के व्यक्ति को अगर भारत आना है तो ऐसे ही इंडिया भी वीज़ा देता है। उसमें कई तरह के वीज़ा होते हैं, ट्रांजिट वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है, बिजनेस वीज़ा, जर्नलिस्ट वीज़ा, एंट्री वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, अराइवल वीज़ा, तो इस तरह के कई तरह के होते हैं। तो चीन जो है ना वो कई तरह के वीज़ा के साथ साथ नत्थी वीज़ा भी जारी करता है, और इस तरह के वीज़ा में इमिग्रेशन ऑफिसर जो है ना वो पासपोर्ट पर स्टाम्प नहीं लगाता है। एक अलग से पर्ची कागज़
वो स्टेपल कर देता है पासपोर्ट के साथ, तो उसको कहते हैं नत्थी वीज़ा, ठीक है, स्टेपल्ड वीज़ा। मतलब पासपोर्ट पर उसने मुहर नहीं लगाया, उसमें नहीं लिखा गया और एक अलग से एक पर्ची उस पर स्टेपल कर दिया गया, ठीक है। तो उसमें ये स्टाम्प में वो लिखा होता है कि आप किस उद्देश्य से जा रहे हैं, तो नत्थी वीज़ा अलग से है। और चीन ने जो है ना वो भारत के 2 क्षेत्रों या कहें 2 राज्यों का ही, जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ के लोगों के लिए नत्थी वीज़ा जारी करता है। यहाँ तक कि जो लद्दाख है उसके लिए भी नत्थी वीज़ा जारी करता है। तो मतलब इस इलाके और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, इन सब इलाके के लिए नत्थी वीज़ा जारी करता है। तो चीन का ये मानना है कि अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वो तिब्बत का इलाका है और तिब्बत पर उसका अधिकार है, इसलिए वो इस हिस्से को अपना बताता है और इसके लिए वो नत्थी वीज़ा जारी करता है। मतलब उसका मानना है कि यहाँ के लोग उसके हैं, तो इसलिए हम वीज़ा अलग से नहीं देंगे, मुहर नहीं लगाएंगे पासपोर्ट पर, इंडियन पासपोर्ट पर, अलग से हम एक पर्ची दे देंगे, ठीक है। भारत इसका सख्त विरोध करता है। भारत का यही कहना है कि ये आपत्तिजनक है बहुत बड़ा, और लेकिन चीन जो है वो अपनी कूटनीति जो है ना वो बदल नहीं रहा और भारत के साथ विवाद लगातार कायम किया हुआ है। अब सवाल ये भी हो सकता है कि मकसद क्या है चीन का। दरअसल नत्थी वीज़ा वाला कोई शख्स अगर वापस देश लौटता है तो उसे पासपोर्ट के साथ जो मिलने वाली पर्ची होती है ना उसे फाड़ दिया जाता है और इसी पर्ची में यात्रा का कारण और स्टाम्प लगा होता है। एग्जिट एंट्री वो सब फाड़ दिया जाता है, वो हटा देते हैं चीन वाले। ऐसे में क्या होता है कि पासपोर्ट में ये नहीं पता चलता है कि मतलब सरकार को बाद में अगर डेटा रखना हो तो ये नहीं पता चलता है कि ये व्यक्ति उस जगह की यात्रा कर चुका है या नहीं कर चुका है, ठीक है। तो सुरक्षा को लेकर भी ये बड़ी चिंता होती है। तो इस वजह से भी भारत और एक तरह से हमारी सरकार के लिए एक चुनौती और हमारी जो अखंडता है उस पर भी एक चुनौती दे रहा है चाइना कि हम यहाँ के लोगों को स्टेपल वीज़ा जारी करेंगे। तो इस वजह से भारत जो है ना सख्त विरोध करता है। ओके, तो ये पूरा विवाद है स्टेपल वीज़ा का, तो इम्पॉर्टेंट है बात, तो इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल समझाया आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद यानी NAAC, नाक कहते हैं, नैक कहते हैं कई बार, तो उसके नए डायरेक्टर कौन बने हैं, निदेशक? आंसर होगा गणेशन कन्नबिरान, ठीक है। ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो ये प्रोफेसर हैं और NIT में सीनियर प्रोफेसर ये रह चुके हैं, ठीक है। तो नैक के ये नए डायरेक्टर बने हैं। नैक के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? तो इस वक्त नैक के चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन कहिए, प्रोफेसर भूषण पटवर्धन, ठीक है। ओके, और नैक जो है वो, या नाक कहिए उसको, तो वो स्थापित हुआ था 5 सितंबर 1994 को। UGC के द्वारा ये बनाया गया था और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी कैसी गुणवत्ता है तो सबका एनालिसिस करने के लिए, ग्रेडिंग के लिए ये संगठन बनाया हुआ है। तो जैसे आप जानते हो, देखते होंगे कि फलाना यूनिवर्सिटी या फलाना कॉलेज जो है वो A+ ग्रेड का है या A ग्रेड का है, तो वो इसी के द्वारा दिया जाता है, ग्रेडिंग दी जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस नियामक संगठन ने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष यानी CDMDF उसकी स्थापना की है? आंसर होगा सेबी ने, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसी के द्वारा। तो सेबी ने अभी जुलाई में ही इसका गठन किया है, कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष यानी शॉर्ट में कहेंगे CDMDF, अंग्रेजी में कहेंगे इसको कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। तो ये वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में काम करेगा और इस फंड को खासतौर पर म्यूचुअल फंड जो है ना तमाम, उसके सपोर्ट के लिए इसको रखा गया है कि मान लीजिए अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी, उसके पास पैसे का संकट आ जाए और वो पैसे देने में उसको दिक्कत हो तो बैकअप जो फंड है वो काम करेगा, ताकि मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो अगर मार्केट कभी गड़बड़ होता है, खासतौर पर म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड के रेट जो है गिर जाएंगे तो गिरे हुए पैसे मिलेंगे,
जितनी रेट डाउन रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई कंपनी कह दे कि नहीं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है वापस करने के लिए। तो उसके लिए ये काम किया गया है। उसमें ये भी होगा कि म्यूचुअल फंड में जितना रकम जमा होगी उसका एक खास हिस्सा 2% के आसपास वो उस फंड में अलग जमा करना पड़ेगा। तो ये सेबी के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि सेबी के चेयरपर्सन कौन है। ओके, सेबी के चेयरपर्सन कौन है, मैंने करंट अफेयर्स में बताया हुआ है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, मैं आंसर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेंजर डे आंसर होगा 31 जुलाई को। तो ये जो दिन है वो रेंजर जो घायल और मारे गए जो उनके लिए, यानी रेंजर कौन है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए जो रेंजर्स तैनात किए जाते हैं उनको कहते हैं प्रकृति का संरक्षण करना। तो वन विभाग में रेंजर पद होता है जो जंगलों में घूमकर वन संपदा और जानवरों की रक्षा करते हैं, तो उनके लिए ये दिवस है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित होगा? आंसर होगा इसका KUFOS केरला, यानी केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़। ठीक है, तो इसके लिए नीति आयोग ने 10 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया है। तो ये एक पहल है फिशरीज अटल इनोवेशन मिशन, जो कि अटल इनोवेशन मिशन का एक हिस्सा है। और इनोवेशन और जो उद्यमिता है उसकी संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए ये सेंटर जो है ना वो काम करेगा। ठीक है, खासतौर फिशरीज़ के लिए। तो यहाँ के जो यूनिवर्सिटी हैं वो हैं टी प्रदीप कुमार। ठीक है, केरल में स्थित है। और केरल की भी बात कर ले मैप के थ्रू ही, तो यहाँ पर ये रहा केरला, उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री है P.V. जैन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई किस्म यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। तो इसमें यूरिया पर किस रासायनिक तत्व को लेपित किया गया है, यानी कोटेड है, कौन सा है? आंसर का सल्फर। ठीक है, नहीं गंधक, सल्फर कोटेड यूरिया लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। राजस्थान में उन्होंने ये लॉन्च किया, सल्फर कोटेड है। ठीक है, तो इसलिए इसको सल्फर यूरिया भी कहते हैं इसको, और उसका नाम रखा गया है यूरिया गोल्ड। ठीक है, इससे पहले नीम कोटेड भी यूरिया लॉन्च किया गया था, वो मार्केट में ऑलरेडी है। अब ये सल्फर कोटेड है। तो इससे फ़ायदा ये होगा, जैसा कि गवर्नमेंट का कहना है कि यूरिया के इस्तेमाल के दौरान लागत थोड़ी बचेगी और कम यूरिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सल्फर कोटेड जो यूरिया होता है उससे नाइट्रोजन धीरे धीरे रिलीज होता है, तो ये किसानों के लिए बेहतर होगा। और ये जो ख़ासतौर पर यूरिया गोल्ड है वो जो ह्यूमिक एसिड उसमें मिला हुआ है उसकी वजह से उर्वरक के रूप में इसका जीवन काल जो है ना बढ़ जाता है। ओके, तो बताया ये गया है कि 15 किलो यूरिया गोल्ड जो है वो पारंपरिक जो यूरिया है 20 किलो उसके बराबर का फ़ायदा करता है। तो इसके इस्तेमाल से खेतों में कम खाद डालनी पड़ती है और फसल की क्वालिटी बढ़ती है। ऐसा करना है गवर्नमेंट का। और ये यूरिया यानी यूरिया गोल्ड वो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले नीम कोटेड यूरिया भी मार्केट में है, उसमें नीम की कोटिंग की हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है? आंसर होगा रतन टाटा। ठीक है, वहाँ के जो उद्योग मंत्री हैं उदय सामंत, तो उन्होंने ये ऐलान किया है, जानकारी दी है। तो दिग्गज उद्योगपति हैं और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन हैं। ठीक है, मानद चेयरमैन, तो उनको पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिलेगा। ओके, तो ये राज्य सरकार का ये एक मतलब राज्य स्तरीय ये अवार्ड है। महाराष्ट्र की बात कर लें, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, गवर्नर है रमेश बैस, राजधानी है मुंबई। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया है, कौन सा अभियान लॉन्च किया है? आंसर होगा इसका मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, तो 30 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया और देशवासियों से कहा कि वो इसमें हिस्सा लें, और तीनों सेनाएं इसमें हिस्सा ले रही हैं। तो मेरी माटी मेरा देश जो है ना वो अभियान है, तो उसमें इस अभियान के तहत लोगों से अपील की गई है कि वो सेल्फी वो खींचें
और इसके अलावा होगा ये कि इस दौरान अमृत कलश यात्रा भी निकलेगी। देश भर में ऐसी योजना है और 7,500 कलश को उसमें मिट्टी डालकर और साथ में पौधे लेकर पूरे टीम पहुंचेगी 7,500 कलश के साथ, और इनको जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है उसी के पास में अमृत वाटिका बनाई जाएगी उससे। ठीक है, तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, बाय।